नमस्कार किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चिकनी तरोई की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों की खेती का विशेष योगदान रहा है और छत्तीसगढ़ के किसान वैज्ञानिक खेती की ओर अब तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं और चिकनी तरोई की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से उन्नत खेती करके भरपूर पैदावार लेते हुए खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो किसान भाइयों, चिकनी तरोई की खेती हमें आधुनिक विधि को अपना करके उन्नत ढंग से किस प्रकार से की जानी चाहिए, आइए देखते हैं और विस्तृत जानकारी लेते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में तरोई का प्रमुख स्थान है। इसे खेतों और गृह वाटिकाओं में उगाया जाता है। तरोई के सफल उत्पादन के लिए उष्ण और नम जलवायु उत्तम मानी गई है। वातावरण और आबोहवा के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ राज्य चिकनी तरोई उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा संभावनाओं से भरा हुआ है। फिर भी समूचे देश में तरोई की अच्छी पैदावार की जा सकती है, बशर्ते हम आधुनिक और विज्ञान सम्मत विधियों को अपना लें। छत्तीसगढ़ के अभनपुर क्षेत्र के किसान बंधुओं ने छत्तीसगढ़ के सफल कृषक विमल भाई चावड़ा जी के दिशा निर्देश में तरोई की ऐसी खेती का प्रदर्शन किया है जो न सिर्फ राज्य में बल्कि समूचे देश के लिए अनुकरणीय बना हुआ है। चिकनी तरोई, या जिसे हम छत्तीसगढ़ में गिलकी के नाम से जानते हैं, ये अंग्रेजी में इसे स्मूथ गार्ड के नाम से बुलाया जाता है। इसकी खेती करके अगर आधुनिक ढंग से की जाए तो किसान भाई भरपूर उत्पादन के साथ साथ भरपूर लाभ भी कमा सकते हैं। जितनी कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, इनको शुरू से ही ग्रामीण भाई मचान पर लगाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये आधुनिक मचान पद्धति है या कह लें आधुनिक पंडाल पद्धति, जिसके द्वारा कम लागत में भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। ये एक तरह से अस्थाई व्यवस्था बनाई जाती है और इसे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई धीरे धीरे अपना रहे हैं। विदेशों में ये तकनीक काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कुछ प्रगतिशील किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस तकनीक में सब कुछ ही सामान्य है, सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करना है। जैसे कि क्यारी ऊंची बनाएं, ऊंची क्यारियों का निर्माण करें 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंची। ये बरसात में भी आपको गिलकी या कह लें कि चिकनी तरोई की भरपूर उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ मल्च का प्रयोग और साथ में टपक सिंचाई पद्धति की व्यवस्था। अब पंडाल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक पाइप की संरचना मोड़कर बनाई जाती है, जो एक आर्च या टनल के रूप में परिवर्तित करके बनाते हैं। साथ में नीचे लोहे के स्टैंड लगे होते हैं जिसमें पाइप को फंसा दिया जाता है। इसके साथ साथ प्लास्टिक की या नायलॉन की बनी हुई जाल से इसकी ढकाई की जाती है। जो इसकी छत होती है वो नायलॉन की जालीदार छत होती है। वैसे तो तरोई को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन पीएच मान वाली भूमि भी तरोई के लिए अच्छी मानी जाती है। खासकर नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है और इन सभी लिहाज से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तरोई के लिए वांछित भूमि साबित हो रहा है। बहुत ही आसानियों के साथ तरोई की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। तरोई की खेती जायद और खरीफ दोनों ही मौसम में की जा सकती है। तरोई बुआई के 70 से 80 दिन के भीतर ही तैयार हो जाती है। फल का औसत भार 150 से 200 ग्राम तक होता है। ये एक ऐसा बेलदार पौधा होता है और प्रत्येक बेल में लगभग 15 से 20 फल लगते हैं। चिकनी तरोई की कुछ प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा चिकनी, R165, कल्याणपुर चिकनी, राजेंद्र नेनुआ,
और राजेंद्र आशीष वगैरह। यदि पौधा प्रक्षेत्र में बोना हो तो खेती की तैयारी के लिए 4 से 5 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर लें और प्रक्षेत्र को समतल बना लें। खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए और प्रक्षेत्र को समतल बनाने के लिए पाटा चलाया जाना चाहिए। इस आर्च के दोनों सिरे पे और क्यारी के दोनों सिरे पर पौध का रोपण किया जाता है। आप बीज को बीज उपचार के बाद सीधे भी क्यारियों में लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि पॉलीथीन में इसकी पौध तैयार की जाए। 10-12 दिन की पौध 15 दिन तक, जब तक कि 2 पत्ती उसमें निकल ना आए, इसके बाद फिर उसकी रोपाई तैयार क्यारियों में करना चाहिए। आधार उर्वरक और खाद का प्रयोग क्यारी तैयार करते समय ऊपर देना चाहिए, खासकर गड्ढा बना के जहाँ जहाँ पौध की रोपाई करनी है। साथ में ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम गोबर की खाद से मिलाकर डालें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी जो आधार अनुशंसित मात्रा है उसका प्रयोग करें। गोबर खाद, नाडेप खाद और बर्मी कंपोस्ट जिसे केंचुआ की खाद कहते हैं, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है भूमि तैयारी के समय। रोपाई के बाद ये ध्यान रखें कि बरसात की अगर फसल है खरीफ में लगाई हुई तो सिंचाई उसमें कम दी जाती है और जो भी जल प्रवाहित किया जाता है टपक सिंचाई के द्वारा वो उर्वरक, घुलनशील उर्वरक के साथ किया जाता है। साथ में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया जाता है और समय पर और फसल की अवस्था के अनुसार उर्वरक की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें इस प्रकार की खेती में इसको नियंत्रित प्रणाली कहते हैं। अपने और फसल की आवश्यकता अनुसार, बाजार की मांग और फसल की आवश्यकता अनुसार आप उर्वरक और जल प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं। किसान भाइयों, चिकनी तरोई की आधुनिक खेती में जल प्रबंधन का भी बड़ा ही महत्व है। जितना अच्छा ढंग से हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे उतनी अच्छा पौधों को बढ़ने में भी सहयोग मिलेगा। और किसान भाइयों, यदि हम टपक विधि से सिंचाई व्यवस्था करते हैं तो इसके बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं। एक तो समय और दूसरा लागत में भी कमी आती है और खरपतवार होने की भी संभावनाएँ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और किसान भाइयों, सिंचाई व्यवस्था में जल निकासी की भी उचित व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फल में गलन की समस्या आ सकती है। तो किसान भाइयों, चिकनी तरोई की खेती में हम जल प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। तोरई के लिए सिंचाई की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि गर्मी वाली फसल को 5 से 6 दिनों के अंतराल में सिंचाई दें और बरसात वाली तोरई की फसल के लिए सिंचाई वर्षा के ऊपर निर्भर रहती है। यदि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है तो चिकनी भूमि में भी तोरई की खेती की जा सकती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो जल की अपव्ययता पर अंकुश लगने के साथ ही साथ जल में घुलनशील उर्वरकों का समुचित वितरण भी हो जाता है। अभनपुर क्षेत्र के विकासशील किसान बंधुओं ने भी अपनी सूझबूझ और जागरूकता का परिचय देते हुए सिंचाई की टपक पद्धति का ही उपयोग किया है। चिकनी तरोई या जिसे हम गिलकी छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, इसकी सफलतम खेती के लिए आवश्यक है कि जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह फसल जल भराव को सहन नहीं कर सकती है। जल भराव में रोग भी ज़्यादा आते हैं, फसल का उत्पादन घट जाता है और फसल असमय फसल ख़त्म हो जाती है। तो ये ज़रूर ध्यान दें कि ऊंची क्यारियाँ बनाएंगे तो जल निकास अच्छा होगा। इसके साथ साथ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़मीन में रहेगी तो अच्छी जल धारण क्षमता रहेगी। तो बाद में या रबी की फसल जब हम लेते हैं तो उसके लिए भी जल धारण क्षमता भूमि की बढ़ जाती है। जब हम मल्च का प्रयोग करते हैं तो मल्च कई तरीके से फसल की मदद करती है। एक तो नमी का संरक्षण करती है जिससे पानी की आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है। तो जिन क्षेत्रों में पानी कम हो उन क्षेत्रों के लिए तो ये टपक सिंचाई वरदान होती है, खासकर सब्जी फसलों के लिए।
आप देखें कि जो चिकनी तुरई है इसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये खासकर सभी सब्जी फसलों में लगातार और कम मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये प्रबंधन हम तभी अच्छी प्रकार कर सकते हैं जब हम टपक सिंचाई की व्यवस्था रखते हैं। तो इसमें उर्वरक और जल दोनों पौधे के पास में, जड़ों के पास में दिया जाता है, जिससे उर्वरक की हानि भी नहीं होती, जल हानि नहीं होती। हम काफ़ी मात्रा में जल बचा सकते हैं और उर्वरक का सदुपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, चिकनी तरोई की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा ही महत्व है। यदि हम ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे फसल को बढ़ने में भी काफ़ी मदद मिलती है और उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। यदि आप अच्छी सड़ी हुई गोबर का खाद उपयोग करें तो इसमें उत्पादन ज़्यादा मिलने की संभावनाएं बनी रहती है। किसान भाइयों, कहा गया है कि गोबर मैला नीम की खली और इसमें खेती दुनी फली। तो किसान भाइयों, चिकनी तरोई में हम विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन से खाद को कब कब और कितनी मात्रा में देंगे, आइए देखते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तोरई के लिए खाद प्रबंधन इस प्रकार से है। इसके लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। खेत की अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की या कंपोस्ट खाद डालकर मिला देना चाहिए। साथ ही नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा को भी मिलाकर देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में, एक बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद और दूसरी मात्रा पुष्पन अवस्था में देना चाहिए। चूँकि कद्दू वर्गीय सब्जियों में बीज सख्त आवरण वाले होते हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि बीजों को बुआई से पहले 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाए। ऐसा करने से उन बीजों का जमाव शीघ्र हो जाता है। अंकुरण के लिए जमाव का तापमान न्यूनतम 22 सेंटीग्रेड और अधिकतम 40 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। बीज बोने के पहले ये भी निश्चित कर लेना चाहिए कि बीजों को शोधित किया गया है या नहीं। यदि बीजों का शोधन नहीं किया गया है तो 2 से 3 ग्राम थायरम के साथ 1 किलोग्राम बीज को अच्छी तरह से मिलाकर शोधित कर लें। तोरई की बुआई भी प्रायः थाल बनाकर की जाती है। कृषक बंधु इस बात के लिए भी सचेत रहें कि एक थाले में एक साथ कम से कम 2 से 3 बीजों की बुआई करें और जमाव होने के उपरांत एक सबसे स्वस्थ पौधे को ही रहने दें, शेष पौधों को बाहर कर दें। सब्जी फसलों, खासकर चिकनी तुरई, गिलकी के लिए खेत तैयारी के समय ही जो कार्बनिक खाद होती है, जैसे गोबर खाद, अच्छी सड़ी गोबर की खाद करीब 20 टन प्रति हेक्टेयर, या वर्मी कंपोस्ट अगर देना है तो 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में जहाँ पौधा लगाना है वो तैयार क्यारी में गड्ढा बनाकर जरूर डालना चाहिए। साथ में हमने बताया कि ट्राइकोडर्मा विरिडी का मिश्रण भी मिलाएं, तो जिससे फफूंद बीमारियों से सुरक्षा होती है। और लगाने के बाद आप देखें कि जो इसकी अनुशंसित उर्वरक की मात्रा होती है उसका 1/3 आधार खाद के रूप में जरूर देना चाहिए, खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनको देने के बाद जब पौध की रोपाई हो जाए तो रोपण के 10 दिन के बाद से पहले 10 दिनों तक शुरू में सिर्फ ड्रिप से पानी चलाना चाहिए। जब और पानी भी मात्र आधे घंटे के लिए, रबी में लगाएं तो आधा घंटा, और बरसात के समय में अगर लगा रहे हैं तो वर्षा अनुसार जब पानी न बरसे तो ज़रूर आधे घंटे तक सुबह और आधे घंटे शाम पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए, चलाना चाहिए ड्रिप के माध्यम से। जब पौधा स्थापित हो जाए, 10 से 12 दिन का हो जाए, तब इसमें उर्वरक प्रबंधन चालू किया जाता है। और उर्वरक में शुरू में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये घुलनशील उर्वरक देते हैं। जब फूल की अवस्था आने शुरू हो जाती है तब हम थोड़ा नाइट्रोजन उर्वरक को कम करते हैं और पोटास, फास्फोरस
और सूक्ष्म तत्वधारी जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, ये जो सूक्ष्म तत्वधारी उर्वरक होते हैं इनके घुलनशील दशा में पौधों को देते हैं। तो जिससे फल और फूल और फल अच्छे लगते हैं, फलों की बढ़वार अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, फसल में कभी कभी विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के कीट प्रकोप होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, जिसका समय रहते रोकथाम अवश्य करनी चाहिए। चिकनी तरोई में भी बीमारियां होने की संभावनाएं हैं और ऐसी अवस्था में हम इसका रोकथाम किस प्रकार से करेंगे, कब कब कितनी मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, आइए किसान भाइयों देखते हैं और जानकारी लेते हैं। तोरई की फसल में भी अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों की तरह से ही 2 रोग प्रमुखता से पाए जाने की आशंका रहती है, जिसमें पहला है चूर्णी फफूंदी रोग और दूसरा रोग है मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कुछ कीट हैं जो इन पौधों को और फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे हैं लालडी या रेड पंपकिन कीट। तोरई की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी मुख्य कीट है फल मक्खी। इसके अलावा सफ़ेद ग्रब भी तरोई को खासा नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। चिकनी तरोई को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और कीटों से उनकी रक्षा करना बहुत ही आसान और सस्ती प्रक्रिया है। कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार किसान भाइयों को विज्ञान सम्मत विधियां अपनानी चाहिए। गिलकी से अच्छा उत्पादन के लिए खाद और उर्वरक सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ कीट और व्याधि प्रबंधन भी आवश्यक है। तो आप शुरू से ही इसके देखभाल करना ज़रूरी है कीड़ों और बीमारियों का। तो शुरुआत में बीजोपचार ज़रूर करना चाहिए, थीरम या कैप्टान से बीजोपचार। इसके बाद जब हम पौध तैयार करते हैं, जैसे हमने बताया शुरू में कि ट्राइकोडर्मा विरिडी ज़रूर मिलाएं, तो जो पॉलीथीन में जब पौध बनाते हैं तो उसके मिश्रण में भी ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग कर सकते हैं, खासकर फफूंद जनित बीमारियों से बचाव के लिए। इसके बाद देखें कि जब पौधा रोपाई हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पंडाल पर चढ़ना शुरू होता है, तो कुछ रस चूसने वाले कीड़े जो विषाणु जनित बीमारियों को फैलाते हैं, तो अगर हम कीड़ों का नियंत्रण शुरू में कर लें तो ये विषाणु जनित बीमारियां आप देखते होंगे पत्ते अजीब तरह से पीले पड़ के चकत्ते जैसे और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इस फसल में। पहले ये बीमारी नहीं आती थी, विषाणु बीमारी, लेकिन अभी इसमें प्रकोप देखा जा रहा है। तो रस चूसने वाले कीड़ों का प्रबंधन आप जो पीला प्रपंच होता है इसको लगाकर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ गेंदे की फसल आप लगाकर भी कर सकते हैं। और कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग अच्छा रहता है अगर उसको संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए। तो इमिडाक्लोप्रिड आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर जब रस चूसने वाले कीड़े, खासकर सफ़ेद मक्खी हो या माहो, ये सब तरह के जब थ्रिप्स हो, तब ज़रूर इनका छिड़काव करें, खासकर इमिडाक्लोप्रिड का। नीम का तेल, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं छिड़काव के लिए। 2 से 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर निम्बोली जिसे कहते हैं, नीम के का अर्क होता है तेल, इसके छिड़काव से भी रस चूसने वालों कीटों से निजात मिलती है। फलों की तोड़ाई नाजुक अवस्था में ही कर लेना चाहिए। फलों की तोड़ाई नाजुक अवस्था में ही कर लेना चाहिए, अन्यथा फल कड़े हो जाते हैं और उनका बाजार भाव जाता रहता है। तोरई उत्पादन की अन्य विधियों की तुलना में मंडप विधि कई मायने में बेहतर मानी जा सकती है, क्योंकि मंडप विधि में पौधों का निरीक्षण आसान होता है, साथ ही किसान भाइयों के समक्ष फलों की स्थिति भी स्पष्ट रहती है। पौधों को हो सकने वाले रोगों को बहुत पहले ही लक्षण देखकर दूर किया जा सकता है। कुछ पत्ती खाने वाले कीट इसमें अगर लगते हैं, खासकर सुंडियाँ, तो इंडोक्साकार्प या इंडोकार्प नाम की जो कीटनाशी है उसका छिड़काव कर सकते हैं 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डालकर।
कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि तैयार फसल में भभूतिया रोग, पाउडरी मिल्ड्यू आती है या डाउनी मिल्ड्यू आती है। पाउडरी मिल्ड्यू भभूतिया रोग में पत्तों पर सफ़ेद संरचना दिखाई देती है। जब ऐसा आपको लगे कि पाउडर समान संरचना है तो ज़रूर इसमें आप बाविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर या कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें। डाउनी मिल्ड्यू अगर दिख रहा है जिसमें पत्तों पर छोटे छोटे धब्बे आते हैं, धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ के और गिरना शुरू हो जाती हैं और फिर पूरी फसल में हरे पत्ते नहीं दिखते, पीले पत्ते हो जाते हैं और गिर जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसको भी कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब दोनों के मिश्रण 2 ग्राम और 1 ग्राम बाविस्टीन मिलाकर इसका छिड़काव करके और इस रोग से बचत कर सकते हैं अपनी फसल की। चूँकि मंडप विधि लताओं वाले पौधों में ही संभव है, खासकर तरोई के उत्पादन के संदर्भ में कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि किसान भाई मंडप विधि ही अपनाएं। अभनपुर के अलावा भी छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत से गांवों ने विगत कुछ वर्षों से इसी विधि से तरोई का वृहद रूप से उत्पादन करके दूसरे अन्य किसानों के लिए भी प्रगति का एक नया रास्ता खोलने का काम किया है। अभनपुर क्षेत्र में तरोई के लिए बनाए जा रहे मंडप और भी सुविधाजनक हैं, कुछ और विशेष हैं। फसल के साथ उग आए खरपतवारों को निकालते रहना भी उत्पादक और उत्पादकता दोनों ही के हित में होता है। वैसे 2 से 3 बार की निंदाई ही पर्याप्त होती है। आमतौर पर तरोई लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला एक शाक है। बाजार में इसकी मांग इतनी अच्छी रहती है कि इसकी खपत भरपूर होती है। यदि उत्पादकता बढ़ाई जा सके तो सब्जी मंडी के द्वार तरोई के लिए हमेशा से खुले ही हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य बल्कि समूचे देश में तरोई की भरपूर उत्पादन ली जानी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो रही चिकनी तरोई की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती। आप इस कार्यक्रम का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और चिकनी तरोई की आधुनिक खेती करके भरपूर पैदावार लेकर के खुशहाल जीवन जिएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर से नई जानकारियों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।